नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। और आज की बात, कुछ थोड़ा बाद की बात। दरअसल मैं इसको इस मायने में कह रहा हूँ कि आज हम दो टॉपिक पर बात करेंगे। एक तरफ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया किस तरफ जाना चाहती है और क्यों, और उसके पीछे क्या है। ये हम बात करेंगे लिथियम ट्रायंगल के बारे में। दरअसल ये लिथियम ट्रायंगल आने वाली दुनिया का फ्यूल है और आने वाली दुनिया की युद्ध का कारण बनेगा, और इसी को लेकर शायद इस वक्त जो है वो डिप्लोमेसी मूव कर रही है। मगर इस सब चीज़ को कनेक्ट करने से पहले मेरे ख्याल से हमको ये समझना होगा कि दुनिया में जिस तरह की एक्टिविटी इस वक्त मौजूद है उनके क्या मायने हैं और वो कहाँ लिथियम डिप्लोमेसी से जाकर जुड़ती है। अलबत्ता लिथियम पर आने से पहले हम लोग जॉर्डन चलते हैं और जॉर्डन से इसकी शुरुआत करते हैं। कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करेंगे कि ये कड़ियाँ कहाँ, कैसे और कब जुड़ेंगी। दोस्तों देखिए, एक बात आप देख रहे होंगे कि आज इंटरनेशनल पटल पर यही खबर देखी जा रही है कि जॉर्डन में बगावत जो है वो होने वाली थी, शायद बच गई है। ये मेरे ख्याल से उससे भी पहले रोक दी गई है, जैसा कि तुर्की में रजब तैयब अर्दगान के साथ हुआ था। लगभग बगावत हो गई थी, उसके बाद फिर सत्ता को बचा लिया गया था, वहाँ की आवाम सड़कों पर आ गई थी। वो पूरे कहानी आप अच्छे से जानते हैं। ये जो कहानी फ़िलहाल चल रही है ये कुछ अलग है थोड़ी सी, चूँकि यहाँ पर अभी बहुत सारी थ्योरी आपको सुनने को मिल रही होंगी, पढ़ने को मिल रही होंगी। मेरी नज़र में जो आ रहा है कि एक हैब्रू का अखबार है जो यरूशलेम से निकलता है, इजराइल में निकलता है, वो ये इशारा कर रहा है कि यहाँ पर जो तख्ता पलट की कोशिश की जा रही थी उसके पीछे अबू धाबी के शेख और किंग सलमान और इसमें इजराइल के नेतन्याहू उनकी शमूलियत थी। ये एक बात की जाती है कि ये इनको क्या ज़रूरत थी कि आज ये तो माना जाता है कि जॉर्डन और किंग अब्दुल्ला का जो ताल्लुक़ रहा है वो पूरी तरह से सऊदी अरब के साथ जुड़ा रहा है, और यहाँ इस बात पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेना मेरे ख़्याल से जल्दबाजी होगी। और अगर हम ये माने कि यहाँ पर ये भी एक थ्योरी है कि जो बाइडन की जो नीति है वो अरब स्प्रिंग के बारे में, यानी कि यहाँ पर जो जैसे सीरिया में हुआ था, जैसे लीबिया में हुआ था, उसी तरह की कवायद को उठाने की कोशिश की जा रही थी। माफ़ कीजिएगा, मिस्र में पूरे हालात कैसे बिगड़े थे और तहरीर चौक और ये सब कुछ जो हुआ था, मतलब उसके जस्ट पहले शायद जो जॉर्डन का तख्ता पलट की कवायद, बगावत की कवायद को रोक लिया गया है। और ये रोकने के पीछे सीधी बात है कि वही ताकतें हैं, मानी जा रही हैं जो जिन्होंने साथ दिया था रजब तैयब अर्दगान का, यानी कि यहाँ पर रशिया की शमूलियत की वजह से या उनकी इंफॉर्मेशन की वजह से शायद जो किंग अब्दुल्ला अभी मौजूद हैं उनकी सत्ता बच गई है। और जो उनके जो हमजा, जो उनके सौतेले भाई भी हैं और मौजूदा क्राउन प्रिंस भी हैं, उनको नज़रबंद किया गया है। ये नज़रबंदी कर दी गई है और इस पर जांच बैठेगी, बहुत सारी बातें होंगी। हालांकि मौजूदा हालात में जो बयान आ रहे हैं उसमें सऊदी अरब, अमेरिका, सब हर कोई किंग अब्दुल्ला के साथ खड़े हैं और जॉर्डन के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसका जो हुकूमत है वो बनी रहे और स्प्रिंग पैदा ना हो। मगर क्योंकि ये सब चीज़ें बताई नहीं जाती, एक्सेप्ट नहीं की जाती, तो इनके पीछे थोड़ी कोई भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जो बाइडन नीति में जिस तरह से बार बार अरबों को स्प्रिंग की धमकी दी जाती है, सत्ता गिरा देने की धमकी दी जाती है, उसी कवायद की अगली कड़ी ये भी हो और इसको रशिया ने अगर डिफीट किया है और ये यहाँ पर असफल हो गई है कि सत्ता का परिवर्तन हो, तो इसका मतलब ये है कि एक बूस्ट मिलेगा सऊदी अरब को भी, एक बूस्ट मिलेगा दूसरे अरब ममालिक को भी, कि सिर्फ अमेरिकी थिंक टैंक पेंटागन या जो बाइडन की हिडन नीति अगर चाहती है और इजराइल उसका साथ देता है तभी सत्ता बदल दी जा सकती है। ये पूरा सच नहीं है। अलबत्ता ये सच आप यहाँ भी देख चुके हैं कि सीरिया के अंदर बशर अल असद को बदलने की तमाम नाटो सहित तमाम सुपर पावर की जो ताकत थी वो झोंक दी गई और अकेले रूस यहाँ आया। अलबत्ता ईरान सहयोगी था। ईरान तो देखिए
ये बात कुछ लोगों को शायद बुरी लगे जब मैं ये कहूँ कि अब मैं सिर्फ रूस के आने की बात कर रहा हूँ, ईरान का जिक्र क्यों नहीं करता, जबकि सबसे अच्छी कारकर्दगी सीरिया के अंदर ईरान की रही है। तो मैं भाइयों आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जब ISIS इस इलाके में बढ़ रहा था, जब ये मुदाखलत हो रही थी, जब 90% सीरिया पर कब्जा कर लिया गया था, तब भी ईरान यहीं था, मौजूद था, वही सिपाही थे, वही कमांडर थे, वही हुकूमत थी। वो रोक नहीं पाए थे, इराक में भी रोक नहीं पाए थे। इसका मतलब साफ है, वाज़ेह है कि ईरान कुछ नहीं कर सकता था। अलबत्ता सहयोगी है, आप उसको बढ़ा चढ़ा कर देखें कि उसकी वजह से सब कुछ हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता यमन में जो हो रहा है इसको आप मान सकते हैं कि दोनों तरफ से जो बिन सलमान की जो एक तरह से कहिए कि गलतफहमी थी कि वो 20 दिन में 25 दिन में युद्ध को समाप्त कर देंगे और जैसी चाहेंगे वैसी ताकतें बदल कर यहाँ अमन भी बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे, वो नहीं हो पाए हैं। यहाँ माना जा सकता है कि ईरान अकेले अपने दम पर होशियों का सहयोग करके सऊदी अरब को परेशान किए हुए है, यानी कि इस युद्ध को बहुत लंबा खींचा है। और यहाँ सऊदी अरब को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, चूँकि वो भी मुस्लिम हैं, वो भी मुसलमान हैं। सिर्फ ताकत की लड़ाई के लिए और अपनी मनमानी के लिए आप हज़ारों लाखों करोड़ों मुसलमानों को शहीद कर देंगे, ये कोई इंसानियत की बात नहीं है। हालांकि हम यहाँ इंसानियत का लेक्चर देने नहीं बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ जो है उस बात की कि देखिए दुनिया में क्या चल रहा है और दुनिया की डिप्लोमेसी क्यों और किस तरफ जाना चाहती है। आज मैंने लिथियम ट्रायंगल की बात से शुरुआत की है। लिथियम ट्रायंगल क्या है? अब इसको हम अरब ममालिक को, नई नीतियों को, क्योंकि आप लोगों के जहन में बड़े सवाल उठेंगे कि जब मैं कहता आया हूँ कि फ्यूल का ज़माना ख़त्म हो रहा है, तेल की कहानी ख़त्म हो जाएगी, ऐसी स्थिति में अरब ममालिक को या तेल पर अपनी इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को जो लोग चलाते हैं रख कर उनको अपनी नीतियां बहुत जल्द बदलनी पड़ेगी। और उस बदलने के लिए इकोनॉमी को सेटल करना पड़ेगा, अपने जो स्लैब हैं सैलरी के उनको चेंज करना पड़ेगा, अपने यहाँ पर जो पैदावार है, जो खपत है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो पूरी नीति को बदलना पड़ेगा। इसमें कोरोना जी बड़े सहयोगी साबित हो रहे हैं। जहाँ पर जो लॉकडाउन है उसको बड़ा अच्छे से मतलब इसमें सहयोग कर रहा है, मतलब वो इत्तफाकन भी हो सकता है, मतलब एक तरह से मदद मिल रही है दुनिया को कि लोग अपनी जो इकोनॉमी है उनको बदल ले। अलबत्ता स्विट्जरलैंड जैसी जगह पे लॉकडाउन के नाम पर जो है आज की तारीख में रिवोल्ट हो गया है, लोग सड़कों पर निकल आए हैं, मारामारी शुरू है, पुलिस को रबड़ की गोलियां चलानी पड़ रही हैं। तो लॉकडाउन, चूँकि कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है और कुछ लोग कहीं पर समानांतर अर्थव्यवस्था होती है कि जहां पर $3000, $5000 या $2000 एक तनख्वाह का स्लैब होता है, सैलरी का स्लैब होता है, और 90 से 95% लोग जो हैं उसी स्लैब में अपना गुजारा करते हैं। और अगर उनको इस मामले में थोड़ा सा लटका या अटका दिया जाए तो एक तरह से पूरे के पूरे देश जो हैं वो सड़कों पर आने की पोजीशन में आ जाते हैं, चूँकि या तो फिर वो भूख से मर जाएं, या तो फिर वो अपने बच्चों को दूध पिलाने से रह जाएं, या फिर वो सीधे सीधे सड़कों पर आ जाएं। तो कुल मिलाकर यही स्थिति जो है पेरिस में देखी गई है, वो स्थिति आप जर्मनी में भी देख चुके हैं, अमेरिका में भी ये सब कुछ चल रहा है। मगर बात क्या है कि देखिए आने वाले ये जिस लिथियम की आज हम बात करने वाले हैं वो क्या है। दरअसल लिथियम को फाइंड आउट बहुत पहले कर लिया गया था। बहुत पहले फाइंड आउट करने के बाद तो आने वाली दुनिया की क्लीन एनर्जी, यानी कि जो पेरिस समझौता था, उस पेरिस समझौते में भी ये तय कर लिया गया था। 2015 में ही ये बात तय हो गई थी कि आने वाले दिनों में हम क्लीन एनर्जी पर काम करेंगे, यानी कि जो पोल्यूशन न करे, जो कम से कम पोल्यूशन करे, ग्रीन रेवोल्यूशन आए। इन सबको जहन में रखते हुए लिथियम एक कारगर फ्यूल जो है वो आने वाली दुनिया का है। आप इसको सोना मान सकते हैं, आप इसको तेल मान सकते हैं, यानी कि ये तेल और सोना बड़ी तादाद में जो पाया जाने वाला है वो किन देशों में है वो तो है ही, मगर अमेरिकी थिंक टैंक और यूरोपियन यूनियन ने एक प्रचार शुरू कर दिया है। इसमें एक ट्रायंगल डिफाइन किया गया है जिसमें बहुत सारे बिलियन टन्स के हिसाब से लिथियम के डिपॉजिट बताए जा रहे हैं, जिसमें से लैटिन अमेरिका में से अर्जेंटीना, बोलिविया
और चिली, और यहाँ पर एक ये इस ट्रायंगल को कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में भारी डिपॉजिट जो है वो लिथियम का मौजूद है। मगर दोस्तों एक चीज़ यहाँ समझनी होगी आपको कि लिथियम से बैटरी बनाने का काम और बैटरी बाजार में सेल्स, चाहे वो सोलर पैनल्स हों या दूसरी कार बैटरीज हों, और चूँकि 2015 में ये बात तय हो चुकी थी, पेरिस समझौते में ये माना जा चुका था कि तेल पर, जीवाश्म पर काम जो है वो छोड़ा जाएगा और एक क्लीन एनर्जी को डेवलप करके हम आने वाली दुनिया में कार या वाहन जो हैं वो बैटरी से ऑपरेट करने वाले बनाए जाएंगे। या फिर चूंकि हाइड्रोजन में बड़ा रिस्क है, दूसरे कुछ परमाणु का हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, और बहुत सिंपल और कम खर्चा, क्योंकि देखिए दोस्तों ये डिपॉजिट जो है पहाड़ों में पाए जाते हैं और ये समंदर में भी पाए जाते हैं। कैसी जगह मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर मेरी नज़र में या मेरी इन्फॉर्मेशन में बहुत भारी लिथियम के भंडार हैं, मगर इसकी चर्चा नहीं की जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। चूँकि जियोपॉलिटिक्स और लड़ाई और युद्ध, जिस तरीके से तेल को लेकर चीज़ों को फोकस किया गया, अरब ममालिक के साथ पश्चिमी जगत ने अपने टाइप किए, अपनी कंपनियां लगाई, अपनी फैक्ट्रियां लगाई, पेट्रो डॉलर बना दिया और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया। चूँकि आप दुनिया में कहीं भी आप वाहन में तेल देते हैं, मिलिट्री आपकी तेल इस्तेमाल करती है, आपके पानी के जहाज़ों के इंजन तेल इस्तेमाल करते हैं, हवा में उड़ने वाले जहाज़ तेल इस्तेमाल करते हैं, मगर घूम फिर कर डॉलर के रूप में और कटिंग के रूप में और कंपनी के रूप में पश्चिमी जगत को भारी मुनाफा होता है। अरबों के यहाँ चूंकि ये ऊपर वाले ने इनाम दिया है, उनके पास भी अथाह पैसा चला गया, जिसके होते हुए बड़ी तादाद में ना इन्होंने कभी दुनिया में हथियारों की दौड़ में अपने आप को शामिल किया, यानी मैन्युफैक्चरिंग या टेक्नोलॉजी, या ना दुनिया से टैलेंट खरीदने की बात की, जिस तरीके से अमेरिकन या दूसरे ममालिक जो डेवलप्ड हैं वो हमेशा दुनिया के किसी भी कोने में कोई टैलेंट होता है तो वो उसको बाय करते हैं, उसको खरीदते हैं, अच्छी कीमत देते हैं और डेवलपमेंट अपने यहाँ कराते हैं, शोध अपने यहाँ कराते हैं। सिर्फ इन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ पर मजदूर मंगाए, उनकी चमड़ी अलग थी, उनके रंग अलग थे, और हर तरह के रंगों को, हर तरह के कलर्स को अपने यहाँ पर नौकरी पर रखा, और रखकर सिर्फ उस ज़मीन से निकलने वाली दौलत जो कि एक दिन ख़त्म होने वाली थी ही, उसको हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी का स्रोत मान लिया, और आगे की अपने मुस्तकबिल की, अपनी औलादों की आने वाले अपने देश की कोई बहुत गहरी प्लानिंग नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि अचानक लोग तेल से शिफ्ट हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से। चूँकि एजेंडा 2030 तक ये क्लियर है कि तेल पर दुनिया नहीं रहेगी, और अगली लिथियम के अलावा 10 ऑप्शन और आ सकते हैं, मगर लिथियम को चूँकि ये बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और बहुत सस्ता है, जिन देशों के पास ये डिपॉजिट है, आने वाले अरब जगत की तरह उनको समझ लीजिए कि वो दौलतमंद होने वाले हैं, उनके पास अथाह दौलत होगी। मगर इसका ख़रीदार सबसे बड़ा कौन है? इसका ख़रीदार आज भी सबसे बड़ा चीन है, चूँकि इस तरह के डिपॉजिट, इस तरह के मिनरल्स को चाइना ख़रीदता है और उनको ख़रीदने के बाद उनको प्रोसेस करता है, उनके प्रोडक्ट बनाता है और बहुत सस्ती कीमत पर दुनिया में उसको सप्लाई करता है। अगर ये जिस तरह का प्रचार किया जा रहा है कि लिथियम जो है वो ट्रायंगल में बहुत ज़्यादा तादाद में है, बोलिविया, चिली और आपका अर्जेंटीना, यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा तादाद में आपको लिथियम मिला है, तो अब पश्चिमी जगत की यानी लैटिन अमेरिका और अमेरिकन्स की जो है वो चांदी होने वाली है, और उनके पास पैसा ज़मीन में से खुदेगा, पत्थरों में से खुदेगा, समंदर के किनारों में, समंदर के रेत में से निकलेगा। तो ये एक जो तासुर है वो बनाना शुरू कर दिया है। मगर बात यहीं तक है, क्योंकि ये जो देश हैं, ये जो ताकतें हैं, ये जो सुपर पावर हैं, ये इस तरह काम नहीं करती हैं जिस तरह अरब ममालिक ने। एक बेशकीमती दौलत उनके पास होने के बावजूद उन्होंने मुस्तकबिल की कोई प्लानिंग नहीं की, और उन्होंने फ्यूल को निकालना और बढ़ाना और मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। अलबत्ता अमेरिकन थिंक टैंक या वो लोग जो हैं आने वाली दुनिया, आने वाली नस्ल, अपने देश की स्थिति और लॉन्ग टर्म में चलने वाली नीतियों को बनाते हैं, तो उनकी नज़र ऐसे देशों पर है जहां पर लिथियम के डिपॉजिट हैं, और उन देशों को अपने साथ मिलाने की कवायद शुरू है और आगे बढ़ रही है और तेज़ी से बढ़ना शुरू हो चुकी है। तो ये इस देश में मैं कोशिश करता हूं थोड़े बहुत आपको इशारे करने की। हालांकि चाइना के खुद के पास
5 बिलियन टन के ऊपर जो है ये डिपॉजिट अभी भी मौजूद दिखाई दे रहा है लिथियम का, जिससे अगर बहुत सालों तक चाइना को कोई लिथियम ना भी दे तो भी चाइना अपने ही लिथियम डिपॉजिट के बेस पर बड़ी तादाद में प्रोडक्शन कर सकता है। और चूंकि आप बाजार में जिस तरह से देखते हैं कि चाइना के माल की जो बैटरीज हैं उनकी कीमत बहुत कम होती है, अगर यही हम जापानीज या फिर अमेरिकन या यूरोपियन प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये अगर चाइना उनको डिफीट नहीं कर रहा हो, कॉम्पिटिट नहीं कर रहा हो, तो फिर इसके रेट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ या डॉलर्स में जो है मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वो दौर हमने खुद भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं, जब से ये जो कंपटीशन हुआ है चाइना वर्सेस यूरोपियन, और यूरोपियन जो उनके पार्टनर्स हैं जैसे जापान, इन सब देशों को बेसिकली बहुत कम लागत में बहुत ज़्यादा मुनाफा चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने लोगों को, अपने सैलरी स्लैब्स को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इनको अगर हम एशिया में या अफ्रीका में कोई काम करते हैं और हम जिस तरह की मजदूरी या हमारी चीज़ें हैं, अर्थव्यवस्था है, उस तरह की चीज़ों को बेसिकली इन्होंने बैलेंस नहीं रखा। और इन्होंने क्या किया कि अपने पौंड, अपने डॉलर, अपने यूरो की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जिसके ज़रिए ये हमको लूटते रहे और ये हमको नीचा दिखाने की भी कोशिश करते रहे और अपनी अर्थव्यवस्था को इंक्रीज़ करते रहे। अलबत्ता हमारे जो, चूँकि ये लोग क्या करते थे, ये इन्होंने अपनी ही बढ़ाई, चूँकि ये हमसे इम्पोर्ट नहीं करते थे, इसलिए कि ये एक्सपोर्ट करते थे, अपनी करेंसी भी हमको ये महंगी देते थे, बदले में हमारे यहाँ अपने लोगों को ये माल बड़ा सस्ता दे लेते थे और हमको वो माल बहुत महंगा पड़ता था। किस मायने में महंगा पड़ता था आप सोचिएगा। मैं समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि ये डिफरेंस कैसे आया और क्यों इन्हें कोरोना के बहाने से और लॉकडाउन के बहाने से और दुनिया तबाह और बर्बाद करने के बहाने से अपनी अर्थव्यवस्था को नीचे लाने की ज़रूरत आ पड़ी है, चूँकि इन्होंने पूरी दुनिया के साथ छल किया है, कपट किया है, इन्होंने धूर्तता दिखाई है। कैसे, वो समझिएगा। दोस्तों, हम बाज़ार में निकलते हैं, अपने यहाँ पर किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठते हैं, जो अभी पश्चिमी जगत की पॉलिसी का मारा गया नहीं है। छोटे कस्बों में आप जाते हैं, 5 से 10 रुपए की आप एक चाय पीते हैं बड़े आराम से और आप चले जाते हैं। आप अनाज खरीदते हैं, आप सेविंग कराते हैं, आप कपड़े खरीदते हैं, तो जो आपकी नौकरी का स्लैब है उस स्लैब के हिसाब से आपका काम बड़े अच्छे से चल जाता है। थोड़ी बहुत आप सेविंग भी कर लेते हैं, आप ये जो आपको पेमेंट किया जाता है वो, और जो आप आगे अपनी जीवन चलाने के लिए पेमेंट करते हैं, वो सब कुछ इतना मैच एंड मिक्स है कि आप अपने बच्चों की शादी कर पाते हैं। जो पश्चिमी जगत की सरकारें जो ड्यूटियां निभाती हैं, आप खुद अपने परिवार के लिए इतने ही कम पैसे के अंदर निभा पाते हैं। मगर यही पैसा जब आपको, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर इंडस्ट्री रेवोल्यूशन इंडिया में भी नहीं आता और प्रोडक्ट नहीं बनते और चीन ने अगर कॉम्पिटिट नहीं किया होता तो इतना ज़्यादा डिफरेंस होता था रेट में। और डिफरेंस के पीछे की ये कहानी थी, चूँकि ये लोग अपने यहाँ पर, यूरोप और अमेरिका के लोग अपने यहाँ पर जो डॉलर की या यूरो की या पौंड की कीमत को इंक्रीज़ किए थे, इनके यहाँ जो नौकरी करता है वो सिर्फ उस पैसे में इतना कर पाता है कि वो अपने घर का किराया दे पाता है या किस्त जमा कर पाता है, गाड़ी की किस्त जमा कर पाता है, अपना जो वो हफ्ते भर का खाना है उसको चला लेता है। अपनी बीवी बच्चों का खर्चा अगर अकेले उसको उठाना पड़ जाए तो नहीं उठा सकता है, इसके लिए उसकी बीवी और बच्चों को काम करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये है कि वो देखने के लिए सिस्टम को उन्होंने बहुत रिफाइन किया और एवरी पीपल, हर इंसान को उन्होंने एक बाध्य किया कि वो हर इंसान काम करे और काम के बदले उसको इतना पैसा दिया जा सके कि एक जीवन स्टाइल भी उनका सेट कर दिया। आपके पास गाड़ी भी होनी चाहिए, आपके पास अपना फ्लैट भी होना चाहिए, आपको जो आप करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, वो आपको खाने के लिए होना चाहिए। उस सिस्टम में उनको बांध दिया गया। यानी कि अगर आप देखें कि जो 10 से 12 या 15 हज़ार रुपये हमारे यहाँ लेता है सैलरी प्राइवेट में, और वो अपने जीवन को जिस तरह से जी पाता है, ठीक उसी तरीके से, यानी 25,000 रुपये की सैलरी लेने वाला इंसान भारत के अंदर अच्छे से जो ज़िंदगी गुजार लेता है, एक छोटी 4 पहिया गाड़ी की किस्त भी जमा कर देता है, घर के खर्चे भी उठा लेता है।
यही 25,000 रुपए के बदले जब हम डॉलर खरीदते हैं तो वो इतने कम आते हैं हमें कि हम उसके बदले कुछ भी नहीं ले सकते, यानी कि एक महीने की तनख्वाह के बदले हम कुछ नहीं खरीद सकते। उसकी वजह क्या है? चूंकि उनके जो डॉलर के, उनके जो यूरो के रेट, उन्होंने हमारा पैसा लूटने के लिए, हमको डिग्रेड करने के लिए, हमसे बहुत ज़्यादा हमारी रकम हासिल करने के लिए अपने पैसे की वैल्यू बढ़ाते गए, करेंसी की वैल्यू बढ़ाते गए अकॉर्डिंग टू हमारे देशों की। उनकी देश में तो वो एक मजदूरी की है, एक आदमी की जिंदगी चलती है, उससे ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं चलता। अगर आपको $5,000 यहाँ पर या $3,000 आपको यहाँ मिलते हैं तो वो एक रकम हो जाती है। ये आप जो है लाखों के करीब पहुँच जाते हैं $3,000 में, और वो $3,000 में जिसमें आप बड़े आराम से नहीं बढ़ के पूरे आप अच्छा परिवार चला सकते हैं, बहुत रिच परिवार चला सकते हैं अगर $5,000 आपको इंडिया में मिलते हैं। और अगर $5,000 आपको जो है यूरोप और यूएस में मिलते हैं तो आप सिर्फ अपनी बीवी बच्चों का खर्चा उठाने के लायक भी नहीं होते। यानी वो करेंसी उनके यहाँ कोई वैल्यू नहीं रखती है। वो एक गरीब मिडिल क्लास के फैमिली की सैलरी है जो वहां पर है, मगर हमारे अमीर से ज्यादा पैसा लूटने के लिए उन्होंने हमारी करेंसी को डिग्रेड किया। उसमें उन्होंने तेल पॉलिसी का सहारा लिया, पेट्रो डॉलर का सहारा लिया, डॉलर को हमारी जरूरत बनाया, अपने उद्योग को डेवलप किया, उनके माल को हमने इंपोर्ट करना हमारी मजबूरी रहा, और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे की वैल्यू बढ़ाकर हमको जो है इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर यह है कि हमारे पैसे के, क्योंकि देखिए माफ करना, अगर ये कहें कि इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये सब कुछ बढ़ता घटता है, वो एक अलग थ्योरी है, वो और बेवकूफ़ बनाने का काम किया जाता है। बड़ी सीधी सी बात है, अगर $1 के बदले 80 रुपये हमारे ले लिए जाते हैं, उनका $1 है जो उनके $1 की तरह वहाँ पर काम करता है। वो 80 रुपये जो उनके पास गए हैं, जब वो भारत से कोई चीज़ खरीदते हैं, सपोज उन्होंने लिथियम खरीदना है, सोना खरीदना है, अनाज खरीदना है, चावल खरीदने हैं, जो भी खरीदना है, वो 80 रुपये जो हमारे यहाँ कीमत करता है उसी के बदले जाएगा। क्या वो अपने यहाँ उस रेट में ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, क्योंकि अपने उनके हमारे जो उसने ज़्यादा पैसा अपने पास इंपोर्ट में हासिल करके अब हमारी करेंसी को स्टोर किया, हमारी ही करेंसी के बदले में जो उन्होंने हमसे हासिल किया वो इतनी ज़्यादा तादाद में मटेरियल हासिल किया जो है कि वो उसको डिज़र्व नहीं करते थे। इस कंपेयर को बेईमानी के साथ ये लोग बढ़ाते गए और आज की तारीख में इनको इसे वापस लाने की ज़रूरत आ पड़ी है। ये डिफरेंसेस एक दिन में हो जाएगा ऐसा नहीं है। कुछ लोग आप सवाल करोगे कि डॉलर के रेट तो बढ़ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, ये डॉलर के रेट हो सकता है भारत में बढ़ रहे हो, आपके पड़ोसी देश में अभी 35 रुपये तक गिर गया और शायद आने वाले दिनों में और तेज़ी से नीचे जाने की सिचुएशन है, चूँकि तुर्की, चाइना, ईरान ये पूरा प्लान बना चुके हैं कि अब ये लोकल करेंसी में बात करेंगे। चाइना के विदेश मंत्री का दौरा ही इस पूरे एशिया में फिलहाल इस बात को लेकर चल रहा है कि आप अपनी करेंसी में हमसे डील करिए, हम आपके साथ डील करेंगे और हम आपको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली धीरे धीरे डॉलर की भी पेट्रो डॉलर में कन्वर्ट होने की संभावनाएं चूंकि खत्म होती जा रही है। वो थिंक टैंक जो डॉलर से दुनिया को मैनिपुलेट करता था उसने भी ये ख्याल को छोड़ दिया है, इसलिए बड़ी आसानी से रशिया और उसका थिंक टैंक और उसकी अपनी सोच और उनकी बैंकिंग व्यवस्था आसानी से इसको धीरे धीरे करके डिफीट कर लेंगी। अमेरिका भी ये बात समझ चुका है कि अब डॉलर के ज़रिए दुनिया को बांधे रखना आसान उसके लिए नहीं है, इसलिए लोग उससे छिटकने लगे हैं, धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। जो बाइडन जो आए हैं वो अपनी नीति को, पुरानी को, जो पिछले 5 साल या 4 साल बैठकर उन्होंने रिवाइज़ किया है, जहाँ कमी थी मैप नक्शे में देखते रहे और वो शतरंज के गेम में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि वो उन्होंने सर उठाकर सामने वाले खिलाड़ियों को समझना और देखना छोड़ दिया और वो चेस पर ही नज़र गड़ाए बैठे रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो बहुत बड़े धोखे के शिकार हो चुके हैं। जो पहला झटका उनको जॉर्डन में लग चुका है। अलबत्ता लिथियम पर लौट जाता हूँ, लिथियम पर वापस लौटते हुए समझाने की कोशिश करता हूँ कि भारत के पास भी लिथियम के अथाह भंडार हैं जो चर्चा में नहीं आए हैं। हमारे जो पूर्वी तट हैं, इन तटों पर, चाहे श्रीलंका और भारत के बीच में हो या इस तरह की जगह, जहाँ तक मुझे पता है, मैं पुख्ता तौर पर नहीं कह पाऊँगा, मगर जहाँ तक मेरे अंदेशे हैं या कुछ इन्फॉर्मेशंस मेरे पास हैं, बड़ी तादाद में हमारे पास लिथियम है। हम उस लिथियम नीति का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर हमने ये गलती कर दी कि किसी दूसरे देश के साथ युद्ध में, दूसरे देश के साथ झड़प पालने के चक्कर में किसी ऐसे देश को हम जो हैं ऐसी पोजीशन, ऐसे पोर्ट, ऐसे इलाके दे दें जहां पर भारी मात्रा में लिथियम हो, तो हमारी सदियां, नस्लें पछताएंगी और हम
बहुत मतलब एक बड़े घाटे का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि हमारे अपने खर्चे के लिए शायद हमें चाइना की ज़रूरत ना पड़े, शायद हमें अमेरिका की ज़रूरत ना पड़े। और जब ये तमाम सिस्टम लिथियम बेस हो जाएगा, बैटरी बेस हो जाएगा, तो हमारे पास सदियों के लिए इतना लिथियम मौजूद मुझे लगता है कि है। और अगर वाहिद नसीम कुछ कहता है तो समझ लो कि कहता है, अगर है तो इसका मतलब हम दुनिया में कम से कम ये जो हमको डॉलर चाहिए होता है, ये जो हमको युआन चाहिए होता है, इनकी ज़रूरतें कम हो जाएं। अगर हमारी नीति, हमारे रणनेता, हमारे डीप स्टेट, हमारे स्टैब्लिशमेंट के लोग ये बातों को समझते हैं तो मैं उन्हें सलाम करूंगा। नहीं समझते हैं तो बद्दुआ दे के भी क्या कर लूँगा, क्योंकि जो होना है वो तो हो ही रहा है। जो कुछ आगे बढ़ रहा है आप लोग समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये रणनीतियाँ, नीतियाँ तुमको इधर उलझाना, उधर उलझाना, फंसाना, ये अगले डिपॉजिट पर कब्जे की तैयारियां हैं और ये बहुत बड़ा गेम है। आने वाली नस्लें, अगर मेरे लफ्ज़ मौजूद रहे तो आप लोगों को याद आएगा कि मैं आपको एक छोटी सी और नई बात बता रहा हूँ, मगर ये नई बात ये बड़ी आने वाली दुनिया का कड़वा सच होगा और ये दुनिया को ड्राइव करेगा। देखिए दोस्तों, बड़ी सीधी बात है, ग्रीन रेवोल्यूशंस अभी पेरिस समझौते में वापस आने के बाद एक चीज़ मैं आपको और थोड़ा सा वाजे करता चलूँ, हालांकि टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का, मगर एक चीज़ आपको बताता चलता हूँ दोस्तों। ईरान जिस तरीके से लगभग तैयार है और अमेरिका तैयार है कि वो समझौते, परमाणु समझौते पर वापस लौट आने की बात चल रही है, मगर रूस ने यहाँ पर एक अड़ंगा डाल दिया है। क्योंकि सिर्फ जो है ईरान चाहेगा और अचानक जो है वो वापस लौट आएगा JCPOA में, अमेरिका ऐसा नहीं है। बाकायदा सारी शराइतों को मानने और बहुत सारी कंडीशंस को मानने के लिए पुतिन ने बढ़िया कार्ड खेला है और उसको स्टॉप लाइन लगा दी है। इसका मतलब साफ है कि चाइना, रशिया ईरान पर 100% भरोसा नहीं करते, इसलिए अपने पैर को फंसा दिया है। इसका मतलब ये है कि गल्फ के अंदर जो कुछ चल रहा है, बाइडन या पश्चिमी थिंक टैंक जो चाहता है वैसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। बल्कि जो नीति युद्ध की तरफ दुनिया को लेके जा रही है, मैं मानता हूं कि युद्ध होंगे, छोटे युद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध की नीतियां बदल चुकी है। मैं वाज़े तौर पर यह बात समझता हूं कि ना अमेरिका की औकात है कि रशिया और चाइना के साथ लड़े, ना रशिया चाइना की औकात है कि वो सीधे अमेरिका से जा टकराए। कुल मिलाकर हथियारों की भरमार और हथियारों की तकनीक उस लेवल पर है, अगर ये देश आपस में लड़े तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। छोटे मोटे देशों को लड़ाने की भरपूर तैयारी चल रही है, बहुत जल्दी शायद 1-2 देशों को आपस में लड़ाया भी जा सकता है, मगर ये सब कुछ जो है वो आर्थिक कब्जों की हरकतें हैं। अगर इन देशों के राजनेता नहीं समझे तो मुझे लगता है कि इन लोगों की नस्लें और हमारी नस्लें काफ़ी दिन तक गुलाम रह सकती हैं, और ऐसे गुलाम के हमको मजदूरी के सिवा कुछ ना बचेगा। बहुत सारी बातें करनी थी, टाइम कम है। फिलहाल दोस्तों इजाज़त दे दीजिए, जिंदा रहे तो इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़।